हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू ऑडिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में ये ऑडिट के टाइम पे हेल्प चाहिए कि कैसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ऑडिट कर सकते हैं, और बिल्कुल मतलब प्रोफेशनल मैनर में। ठीक है, तो वैसे तो ये एरिया बहुत ही सिंपल है, ठीक है, शॉर्ट है, बट ऑब्वियसली ये बहुत ही रिस्की एरियाज़ भी है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में कुछ ऐसे हमारे फ्रॉड्स निकल के आए हैं जिसमें कि बैंक बैलेंस में ही लोगों ने मतलब बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट डुप्लीकेट बना रखी है, नकली बनवा रखी है, ठीक है, फोर्ज कर रखी है, और उसके बाद बुक्स में इन्होंने कैश फॉर एग्जांपल मतलब मल्टीपल टाइम्स में दिखा रखा है, जो कि एक्चुअल में उनके बैंक में है ही नहीं इतना। तो इसीलिए ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है सिंपल छोटा सा एरिया है, बट ऑब्वियसली बहुत ही रिस्की एरिया है। तो आपको इसका जो भी ऑडिट करना है बहुत अच्छे से केयरफुल स्केप्टिकल मैनर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हम ऑडिट करने वाले हैं। नेक्स्ट, तो हमारा सबसे पहले जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सबसे पहला पार्ट क्या बनता है, एज़ यू नो, कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है हमारा। ठीक है, कैश इन हैंड। तो इसके लिए कैश इन हैंड का हम ऑडिट क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको सिर्फ इसमें एक ही प्रोसीजर लगाना है, फिज़िकली वेरीफाई। आई से खुद कहता है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन तो करना ही करना है अपने को। ठीक है, तो एज ऑन 31 मार्च का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा जो ऑडिट पीरियड एंड है वो हो रहा है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 24। ठीक है, तो हमारा 31 मार्च 24 का हम कैश चेक करने वाले हैं। तो ऐसे खुद कहता है कि जिस दिन हमारा बैलेंस शीट डेट है उस दिन का आप कैश चेक करो, जो कि हमारा 31 मार्च 24 का होने वाला है। ठीक है, बट अभी आपके पास कुछ लिमिटेशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल आप 31 मार्च को वहाँ पे जा नहीं सकते, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स है, एनी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसा ही हमें दो ऑप्शंस देता है, या तो बिफोर बैलेंस शीट डेट चेक कर लो, जो भी आपको पॉसिबल लगे, एज़ नियर एज़ पॉसिबल। ठीक है, 31 मार्च से जितना पास में आप पहले चेक कर सकते हो उतना करो, या फिर अगर आप बाद में कर सकते हो तो बाद में करो, एज़ नियर एज़ पॉसिबल आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बट जितना पास में हो सकता है उतना पास में करो। फॉर एग्जाम्पल मे बी 10th ऑफ अप्रैल, जो भी मतलब एनी डेट पॉसिबल। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने 10th ऑफ अप्रैल को चेक किया आपका कैश बैलेंस, आपका जो कैश बैलेंस वो निकल के आया। फॉर एग्जांपल 10th ऑफ अप्रैल को जो कैश बैलेंस निकला दैट इज़ अराउंड फॉर एग्जांपल 12 lakhs, जो आपने वहाँ पे चेक किया। तो अभी आपको पता है कि 31 मार्च से अब तक कुछ ट्रांजैक्शंस भी हुए होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली, तो हम उन ट्रांजैक्शंस को हमें वो करना पड़ेगा, इनका इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। तो इनका इम्पैक्ट लेने के लिए क्या है, हम रिसीट्स को माइनस करेंगे जो कैश ऐड हुआ है ड्यूरिंग दिस 10 days, और कुछ पेमेंट्स जो हमारी ऐड हुई हैं उनको हम ऐड बैक करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी फॉर एग्जांपल रिसीट्स हुई हैं वो 2 lakhs की रिसीट्स हुई थी ड्यूरिंग दिस 10 days, हमने इनको माइनस कर दिया, और 4 lakhs का हमारा पेमेंट हुआ था वो हमने ऐड बैक कर दिया। तो एज ऑन 31 मार्च हमारा जो बैलेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 14 lakhs। और आप अभी अपनी एज़ पर एफएस देखोगे, एज़ पर एफएस क्या वो 14 lakhs है? अगर 14 lakhs है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, आपका डिफरेंस बन जाएगा ज़ीरो। अगर वो नहीं है तो आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपको कैश का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा एक ही प्रोसीजर होने वाला है, जो कि है हमारा फिज़िकल वेरिफिकेशन। ठीक है, आपको वहाँ पे जाके फिज़िकली वेरीफाई करना है। अभी इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कैश के रिगार्डिंग, जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो वो है कि अगर आप एक लोकेशन पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक प्लांट में जा रहे हो, तो उसमें मल्टीपल लोकेशंस होने वाली हैं। ठीक है, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी। आपको अगर एक प्लांट में जा रहे हो तो वहाँ की जितनी भी लोकेशंस के ऊपर कैश पड़ा है आपको एक साथ ही चेक करना पड़ेगा। वन लोकेशन शुड बी वेरीफाइड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप पहले लोकेशन ए पे जा रहे हो, फिर लोकेशन बी पे जा रहे हो, फिर लोकेशन सी पे जा रहे हो। नहीं भाई, उतने में तो पता चल जाएगा ना दूसरे अकाउंटेंट को कि ऑडिटर आया हुआ है कैश चेक करने। तो इसलिए आपको साइमल्टेनियसली चेक करना पड़ेगा। और वन मोर थिंग, जो आपका कैश वेरिफिकेशन होना चाहिए वो मोर इनटू सरप्राइज बेसिस पे होना चाहिए, पहले से किसी को पता नहीं होना चाहिए।
ठीक है, कि ऑडिटर आने वाला है। अगर पहले से ऑडिटर उनको पता है कि ऑडिटर आने वाला है तो वो पहले से ही कैश को ठीक कर देंगे ना अपना, तो इसलिए आपका सरप्राइजेस से होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ इफ़ कैश इज़ वेरीफाइड ऑन डेट अदर देन बैलेंस शीट डेट, रिकनसाइल विद बैलेंस शीट अमाउंट आफ्टर कंसीडरिंग इन बिटवीन ट्रांजैक्शन, जो कि हमने आपको बताया कि रिसीट्स एंड पेमेंट का आपको इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बैलेंस शीट डेट के बाद चेक कर रहे हो तो आपको रिसीट्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सॉरी, रिसीट्स को माइनस करोगे आप और पेमेंट्स को ऐड बैक करोगे, ठीक है। और अगर आप बैलेंस शीट डेट से पहले चेक कर रहे हो तो रिसीट्स को ऐड करोगे और पेमेंट्स को माइनस करोगे, सही है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ एंटिटी मेंटेन्स लार्ज कैश बैलेंसेस ऑडिटर शुड कंडक्ट सरप्राइज वेरिफिकेशंस मोर फ्रिक्वेंटली, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 10 करोड़ 20 करोड़ का कैश पड़ा है तो आपको मोर फ्रिक्वेंटली उनको चेक करना पड़ेगा जाके। सो आई गेस आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कैश इन हैंड का वेरिफिकेशन आपको फिजिकली जाके करना पड़ेगा। अगर 31 मार्च को पॉसिबल है तो 31 मार्च को करो, अगर नहीं कर सकते तो आगे पीछे जितना भी नियर एज पॉसिबल है तो उतना करो, ठीक है। और अगर आप किसी और डेट को कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल को कर रहे हो, तो उसका रिसीट्स और पेमेंट्स को जो भी इन बिटवीन ट्रांजैक्शन हुई है उनको आपको नोक ऑफ मतलब वो करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। देन आपको वो क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च का बैलेंस एज पर फाइनेंशियल के साथ रिकनसाइल करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं जो दूसरा हमारा मेन पॉइंट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, वो होता है बैंक बैलेंसेस। आपको पता ही है, ठीक है। तो बैंक बैलेंसेस के लिए हम मेनली 2 प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक एंड सेकंड इज़ रिकन्सिलेशन विद बैंक स्टेटमेंट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हम बेसिकली बैंक से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। जो हमारा बंदा है ऑडिटर, ठीक है, वो बैंक से सीधा पूछने वाला है कि मेरे क्लाइंट का बैलेंस कितना है, ठीक है, मेरे क्लाइंट का बैलेंस कितना है। अभी दूसरा है रिकन्सिलेशन विद बैंक स्टेटमेंट। ऑडिटर क्या करने वाला है, बैंक स्टेटमेंट्स के साथ जो बैंक नॉर्मली इशू करता है हर मंथ में, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से रिकन्साइल करने वाला है। दोनों प्रोसीजर करने वाले हैं हम, ठीक है। अभी थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे इसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक में, ठीक है। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक होता है मोस्ट केयरफुली करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली करना पड़ेगा ये आपको, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको इसके लिए तो स्पेशल हमारा ऐसे भी है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। तो उसके बारे में अभी बात करते हैं हम। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन बैंक से रिसीव करते हैं। प्रैक्टिकली जो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखो, आपको कुछ आइडिया तो होने वाला है नहीं कि मतलब क्लाइंट के पास कितने बैंक अकाउंट हैं, ठीक है, या फिर किस बैंक वो है, उसका मैनेजर क्या है, उसका मेल आईडी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट से पहले पूछनी पड़ेगी मेल की फॉर्म में, ठीक है। मेल पे एक उसको मांगना पड़ेगा कि आप मेरे को लिस्टिंग प्रोवाइड करो कि जो भी आपके बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि नेम ऑफ द बैंक, बैंक का एड्रेस क्या है, बैंक का मैनेजर कौन है, उसकी मेल आईडी क्या है जिससे आप कंफर्मेशन लेने वाले हो, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, क्योंकि अगर वो नहीं हमें कंफर्मेशन देगा तो हम उनको फ़ोन करके फॉलोअप लेंगे, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर क्या है बैंक अकाउंट का, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टेप 1 है कि क्लाइंट से पहले तो आप जाके लिस्टिंग मांग लो कि मेरे को एक लिस्टिंग प्रोवाइड करो कि आपके कौन कौन से बैंक अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट तो दूसरा स्टेप क्या होने वाला है आपको, आप क्लाइंट से जाके बोलोगे, अच्छा अभी ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑडिटर हो, ठीक है, आप बैंक के पास मेल किया, उसने बैंक को मेल किया आपने, ठीक है, कि मेरे को कंफर्म करो बैंक बैलेंस। तो बैंक पता क्या बोलेगा आपको, हु आर यू, हु ऑथराइज्ड यू टू आस्क मी। तो ये सारे क्वेश्चन बैंक पूछने वाला है आपसे, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लाइंट से बोलते हैं कि आप हमें एक ऑथराइजेशन लेटर इशू करो। ऑथराइजेशन लेटर में क्लाइंट हमें ये बोलेगा, ठीक है, जो कि हम बैंक को देने वाले हैं कि हम ऑथराइज्ड हैं क्लाइंट की तरफ से ये बैंक बैलेंस की डिटेल लेने के लिए आपसे, ठीक है। आस्क क्लाइंट
आस्क क्लाइंट टू प्रोवाइड ऑथराइजेशन लेटर, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने एक सैम्पल फॉर्मेट में आपको ऑथराइजेशन लेटर दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वी आर ऑथराइजिंग ABC एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि हम हैं ऑडिटर, ठीक है, हु आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द क्रूज प्राइवेट लिमिटेड, क्लाइंट का नाम है क्रूज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, जो कि हमारा ऑडिट कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, ओवर द मेल टूवर्ड्स द ऑडिट कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट विच आर टू बी सेंड टू यू डायरेक्टली। वी आर ऑथराइजिंग, ठीक है, वी आर ऑथराइजिंग CA फर्म हु आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ दस ओवर द ईमेल टूवर्ड्स कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट विच आर टू बी सेंड डायरेक्टली टू यू बाय अवर ऑडिटर्स, ठीक है। तो हम उनको ऑथराइज़ कर रहे हैं कि हमने CA फर्म को ऑथराइज़ किया है कि आपको एक डायरेक्टली मेल रिसीव होगा हमारे CA फर्म की तरफ से, ठीक है। द रिक्वेस्ट विल कम फ्रॉम, हमारे पर्सन का नाम जो मेल भेजने वाला है, एंड वी रिक्वेस्ट दैट रिस्पॉन्स बी शेयर्ड टू दिस ईमेल एड्रेस ओनली, कि जो भी आपका रिस्पॉन्स होने वाला है डायरेक्टली हमारे ऑडिटर को भेजो, ठीक है। आप ऐसे मत करो कि हमें भेजो हम आगे फॉरवर्ड करें, ये सब नहीं चलने वाला। बिकॉज क्या है कि उस केस में फेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फोर्जरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली आप हमारे ऑडिटर को भेजो, ठीक है। काइंडली रिस्पॉन्ड ऑन सच ईमेल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद द डिटेल्स रिक्वायर्ड देयरिन, जो भी उनको डिटेल चाहिए आप उनको दे दो, हम ऑथराइज़ करते हैं, ठीक है, इनको। तो ये साइंड होना चाहिए ऑब्वियसली, ये साइंड है। ये साइन किसने किया? क्लाइंट ने किया, ठीक है, ध्यान में रखना। ये ऑब्वियसली क्लाइंट ही ऑथराइज़ करेगा ना उसको, बैंक हमारे ऑडिटर्स को। तो ये हो गया हमारा ऑथराइजेशन लेटर। अभी आप थोड़ा सोच के देखो कि आपने क्लाइंट से ऑथराइजेशन लेटर मांग लिया, अभी आप डायरेक्टली बैंक के पास जाओगे मेल करके, ठीक है, कि हमें ये अभी हमें ये डिटेल्स चाहिए, ये रहा ऑथराइजेशन लेटर, हमारे पास फुल अथॉरिटी है ये चीज़ें मांगने की, आप हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। सेंड कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू बैंक, ठीक है। तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो हम मेल भेजने वाले क्लाइंट बैंक को। वी ABC आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ क्रूज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, पहले देख के आए हम। वी आर परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, and as a part of our audit procedure we request a confirmation of all the accounts maintained by the company with your bank in the attached format only। जितने भी आप बैंक अकाउंट, हमारा क्लाइंट आपके साथ बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उन सभी की डिटेल चाहिए मेरे को, ठीक है। एक और फॉर्मेट होता है जिसमें जस्ट ये लिखा होता है कि बैंक बैलेंस कितना है, ये वो। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ ऑथराइज्ड अस टू ऑब्टेन द कंफर्मेशन, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड ऑथराइजेशन लेटर मेल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। हम ऑथराइजेशन लेटर इसमें अटैच करने वाले हैं। नेक्स्ट, इन एडिशन वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैंक बैलेंस तो आप कंफर्म करोगे ही करोगे, बैंक बैलेंस तो आप कंफर्म करोगे ही करोगे। एडिशनल आइटम्स ये रहे हमारे, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एनी अदर अकाउंट्स एट योर ब्रांच, कोई और बैंक अकाउंट है आपके यहाँ पे। लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड चेक सिग्नेटरीज फॉर ऑल अकाउंट्स, ठीक है। एनी राइट्स और सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैंक अकाउंट विद थर्ड पार्टीज़। तो ये सारी एडिशनल चीज़ें मांगने वाले हैं हम, कि कोई गारंटी हमने इशू की हुई है, ठीक है, कुछ गारंटी, कोई ओवरड्राफ्ट है, कोई फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, जो हेडिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वैसे नॉर्मली हमारे बैंक अकाउंट्स ही होते हैं क्लाइंट के साथ, बैंक के साथ, ठीक है। तो नॉर्मल हो गया है ये हमारा, ठीक है। काइंडली शेयर योर रिस्पॉन्स बाय रिवर्टिंग ऑन दिस मेल यूजिंग रिप्लाई ऑल फीचर। जितने लोगों को हमने CC में रखा है उनको भी CC में रखो, और अपने बंदे रखने अपने बैंक वालों ने तो रख लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने का तरीका। अब सिंपल, इसके बाद बैंक का हमारे पास रिस्पांस आएगा। बैंक का रिस्पांस नॉर्मल होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने इसलिए अटैच नहीं किया, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। रिस्पांस क्या आने वाला है बैंक का, रिस्पांस बाय बैंक कैसे लिख के आएगा वो मैं बता देता हूँ जस्ट आपको। हाय, ये वो मतलब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, ठीक है। उसके बाद वो लिखेगा अकाउंट नंबर दिस, फॉर एग्जांपल XXXX, ठीक है, बैंक बैलेंस दिस अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल कुछ OD अकाउंट है, उसका OD अकाउंट का नंबर लिख देगा वो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख देगा वो दिस, ठीक है। तो इतना सा लिखा होता है उसमें, जिससे कि हम मैच कर लेते हैं अपने फाइनेंशियल के साथ कि हमारा क्लाइंट फाइनेंशियल में सही बता रहा है या नहीं बता रहा,
ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा ये पूरा बैंक कन्फर्मेशन का प्रोसीजर होगा हमारे लिए। बैंक दूसरा जो मैंने आपको बताया प्रोसीजर वो है बैंक स्टेटमेंट से रिकनसाइल करने वाला। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। जैसे हमारा बैंक स्टेटमेंट हमें बैंक इशू करता है ना, नॉर्मली आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट भी होता होगा, उसका भी स्टेटमेंट निकलता होगा बैंक से, तो वैसे ही करंट अकाउंट का भी सेविंग स्टेटमेंट निकलता है। तो बैंक स्टेटमेंट में फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 110 करोड़ एज ऑन 31 मार्च हमारे एज़ पर फाइनेंशियल्स कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल एज़ पर फाइनेंशियल्स जितना बैंक ने क्लाइंट ने दिखाया है अपने कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट्स में, वो भी 110 करोड़ है। ठीक है, तो जस्ट वैसे ऐसे हमें रिकनसाइल करना होता है कि डिफरेंस हमारा 0 है, दैट्स इट। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर हमारे ये ऐसे कंप्लीट हो जाता है, और ये बैंक स्टेटमेंट वाला भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं जो तीसरा मेन ऐड होता है बैंक कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट्स में, वो होता है बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट से आप मतलब समझते हो क्या होता है। बैंक डिपॉजिट्स आर बेसिकली एफडीज टाइप होते हैं ना, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उनको बैंक डिपॉजिट्स बोला जाता है। तो उसमें क्या है कि आपके एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर एफडी तो नॉर्मली हमारी 12 महीने से ज़्यादा की होती है ना, तो सर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्यों आ रही है, वाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्यों आ रही है। सबसे पहले तो बेटा एफडी सिर्फ 12 महीने से ज़्यादा की नहीं होती। एफडी आप 1 महीने की भी कर सकते हो, 2 महीने की भी कर सकते हो, 3 महीने की भी कर सकते हो। ठीक है, तो एफडी हमारी कौन सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बनने वाली है, जिसकी ओरिजिनल मैच्योरिटी लेस देन और इक्वल टू 3 मंथ्स है। समझो, ओरिजिनल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, ना कि मैच्योरिटी की। ओरिजिनल मैच्योरिटी की मतलब फॉर एग्जांपल एफडी आपने सिर्फ 3 महीने की कराई है, 2 महीने की कराई है, या 1 महीने की कराई है, ठीक है, तो वो वाली एफडीज कवर होने वाली हैं जो एज ऑन 31 मार्च हमारी आउटस्टैंडिंग है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस कैसे रिकनसाइल करने वाले हैं अपने, इसका ऑडिट कैसे करने वाले हैं। सबसे पहला प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, बैंक कन्फर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। जो हमने बैंक को रिक्वेस्ट भेजी थी कन्फर्मेशन वाली, उसी में हम इंक्लूड करके भेजेंगे कि अगर कोई एफडी आपके पास है तो आप उसका भी डिटेल दो हमें, तो बैंक कन्फर्मेशन हो जाएगा। दूसरा, जो एफडी के ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली क्लाइंट ने अपना इंटरेस्ट बुक किया हुआ है एज ऑन 31 मार्च तक जितना भी बनता है उसका, तो हमें वो रिकम्प्यूट करके देखना पड़ेगा कि क्या वो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है क्लाइंट ने वो सही है या नहीं है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जो हम बैंक कन्फर्मेशन ऑब्टेन करते हैं बैंक से, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करता बैंक, बिकॉज बैंक इंटरेस्ट तभी इंक्लूड करता है जब वो पेएबल होता है। ठीक है, बट अभी क्या है कि फॉर एग्जांपल एफडी मैच्योर होने वाली है 3 महीने बाद, तो बैंक वो 3 महीने बाद इंक्लूड करेगा अपनी स्टेटमेंट में जो कन्फर्मेशन वाली स्टेटमेंट होती है। तो हमें क्या है कि वो रिकम्प्यूट खुद से करना पड़ता है। रिकम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इंटू नंबर ऑफ डेज। तो जितना आपका रिकम्प्यूट निकल के आएगा, आपको देख लेना है कि फाइनेंशियल्स में भी उतना ही हमने इंटरेस्ट दिखाया या नहीं दिखाया, दैट्स इट। तो बैंक डिपॉजिट में आपको समझ आ गया, सबसे पहले तो आप कन्फर्मेशन ऑब्टेन करने वाले हो, दूसरा आप इंटरेस्ट का रिकम्प्यूटेशन करने वाले हो। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ कट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ना पहले पता थी कि क्या क्या होता है, ये बैंक क्या होता है, कैश इन हैंड क्या होता है, बट अभी ना थोड़ा ध्यान से देखना कि कट ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, हम इनका टेस्टिंग क्या करने वाले हैं। अभी ये देखो, आपको दिख रहा होगा इसमें कि ये लड़की बड़ी चिंतित बैठी है। इसने क्या बोला, अवर बैंक बैलेंस एज पर बुक्स इज़ नॉट मैचिंग विद बैंक स्टेटमेंट। मेरे बैंक स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल कहती है 110 करोड़ आ रहे हैं, बट मेरी जो बुक्स में जो मेरा, या फिर टैली में लगा लो, जब मेरा बैलेंस आ रहा है वो सिर्फ 108 करोड़ आ रहा है। कहती है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करनी रह गई मेरे से। ठीक है, 2 करोड़ का डिफरेंस आ गया, वो समझ नहीं आ रहा है इसको। अभी इन सर ने दिमाग लगाया, कहता लेट्स डू वन थिंग, पोस्ट वन फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट, दैट इज डिफरेंशियल अमाउंट कितना है, 2 करोड़। कहता 2 करोड़ की एक एंट्री पास कर देते हैं 31 मार्च को, एंड वी विल रिवर्स इट ऑन 1 अप्रैल। अगले दिन हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा एज ऑन 31 मार्च बैलेंस मैच हो जाएगा ना। तो वो क्या कह रहा है कि इसमें एक 2 करोड़ की फिक्टिशियस एंट्री पास कर दो,
तो जिस वजह से ये हमारा डिफरेंस 0 बन जाएगा। ये नॉर्मली होता है बेटा, ये मैंने काफ़ी क्लाइंट्स पे देखा है, ये ऐसी चीज़ें करते हैं क्लाइंट्स, ठीक है। वहाँ के जो फाइनेंस बेसिकली फाइनेंस वाले बंदे होते हैं वो करते हैं ये सब चीज़ें। तो हमें ये ट्रांजैक्शंस कैसे आइडेंटिफाई होंगी? ये नॉर्मली पता क्या है कि ये जो डिफरेंस वाली एंट्रीज होती है ना, ये हम 31 मार्च को ये लोग पास करते हैं। ये लोग 31 मार्च को जब इनका बैलेंस मैच नहीं होता ना, तो ये 31 मार्च को पास कर देते हैं और 1 अप्रैल को इनको रिवर्स कर देते हैं। तो आप खुद बताओ कि इसको टेस्ट कैसे करोगे? आप कैसे देखोगे कि कोई ऐसी एंट्री तो नहीं पास हुई? तो आप सिंपली क्या करो, 31 मार्च वाली लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मैच कर लो, मैच विद बैंक स्टेटमेंट कि कुछ ऐसी फिक्टिशियस एंट्री तो नहीं पास की इन्होंने अभी लास्ट 5। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 110 करोड़ का बैलेंस था और यहाँ का इनके बुक्स में सिर्फ 108 करोड़ का आ रहा है, तो 2 करोड़ का जो बैलेंस है तो इन्होंने किस में दिखाया होगा? रिसीट में दिखाया होगा ना, तभी 110 करोड़ बैलेंस बना होगा इनका। या फिर अगर फॉर एग्जांपल उल्टा केस होता, 110 करोड़ बैंक स्टेटमेंट में होता और इनका बुक्स में 112 होता, तो ये 2 करोड़ की पेमेंट दिखा देती कोई, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको 5 ट्रांजेक्शन जो भी लास्ट वाली देख रहे हो ना आपको रिसीट प्लस पेमेंट दोनों देखनी पड़ेंगी। और वैसे ही इन्होंने अगले साल फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने रिवर्स कर दी होगी अगले दिन 1 अप्रैल 2024 को, बट अभी पिछले साल का भी देखो, फॉर एग्जांपल इन्होंने 31 मार्च 2023 को कोई अगर फिक्टिशियस एंट्री पास की होती, वो इन्होंने रिवर्स की होती 1 अप्रैल 2023 को, तो वो भी आपको चेक करनी चाहिए। तो आपको लास्ट 5 ट्रांजेक्शन और फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन दोनों चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी आपको ट्रांजेक्शन चेक कर लोगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसे फिक्टिशियस एंट्री इन्होंने पास नहीं की। अभी क्या है कि यहाँ पे ना ओपिनियन आपका, यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है। अभी आपका फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप 31 मार्च वाली सारी ट्रांजैक्शंस चेक करो, ठीक है। या फिर आपका ये हो सकता है कि लास्ट वाली 20 ट्रांजैक्शंस चेक करूँगा मैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ट्रांजैक्शंस चेक करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट। अभी कट ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने का तरीका मैंने आपको वैसे समझाई दिया, बट एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं फिर भी, ठीक है। यहाँ पे देखो बैंक स्टेटमेंट, ऑब्टेन बैंक स्टेटमेंट आपको लेनी पड़ेगी क्लाइंट से। ऑब्वियसली आपको 5 ट्रांजैक्शन, लास्ट वाली 5 ट्रांजैक्शन और फर्स्ट वाली 5 ट्रांजैक्शन वो देखनी है और उनकी लिस्टिंग देखनी है और रीड करना है कि उन ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, उनको बैंक स्टेटमेंट से मैच कर लेना आप, ठीक है। तो वही है, और सपोर्टिंग वगैरह से मैच कर लेना, कोई भी उनका इन्वॉइस वगैरह होगा तो उससे भी मैच कर लेना, आपको थोड़ा ज़्यादा एश्योरेंस मिल जाएगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन फिक्टिशियस नहीं है। ये हो गया आपका कट ऑफ ट्रांजैक्शंस। आई होप कि इसमें भी आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा कट ऑफ ट्रांजैक्शंस में। अभी नेक्स्ट आएगा हमारा पैटी कैश ट्रांजैक्शन। पैटी कैश तो आप सब समझते हो, ठीक है। पैटी कैश का क्या मतलब होता है? जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, तो उसके लिए पैटी कैश रखा जाता है। उनको ट्रांजैक्शन को टेस्ट कैसे करोगे आप? तो इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं होता वैसे। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप पूरे साल की लिस्टिंग ले लो कि कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं आपकी पैटी कैश की। उसमें से आप रैंडम फॉर एग्जांपल 20 सैंपल्स निकाल लो, 10 सैंपल्स निकाल लो कि मैं 10 ट्रांजैक्शन चेक करने वाला हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 10 सैंपल निकाले रैंडम बेसिस पे। फिर उसके बाद क्या करो, आप उनको सपोर्टिंग से वेरीफाई करना स्टार्ट कर दो कि वो 10 ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल आपकी अदर एक्सपेंसेस के लिए, छोटे मोटे जो नॉर्मल मेंटेनेंस के खर्चे होते रहते हैं उनके लिए किया, तो उन 10 ट्रांजैक्शन के इन्वॉइसेस मांग लो उनसे, ठीक है। सपोर्टिंग्स लो और उनसे मैच करना स्टार्ट कर दो और वेरीफाई कर लो। अगर आपको कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वेल एंड गुड। तो ये हमारा पैटी कैश ट्रांजैक्शंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सोचना, जो हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? बैंक टू बैंक, एक बैंक अकाउंट से आपने निकाल के पैसे दूसरे में डाल लिए, या फिर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, या फिर आपने बैंक से कैश विड्रॉल कर लिया। अभी यहाँ पे ना हम कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस की टेस्टिंग करते हैं। ये पहले तो ये समझना कि क्यों करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे करते हैं। क्यों करने का क्या है रीज़न? एक तो सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू और एज एक्सपेंस, यहाँ पे और लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने एक बैंक से पैसे निकाले, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए। अब आप उसको दूसरे बैंक में रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, रिसीट एज ए रिसीट रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आपने क्या किया, जस्ट उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो मे बी
जब आप ऐसी गलतियां ना होती रहती हैं तो नॉर्मली वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया उसने, क्योंकि उसको अकाउंटेंट को समझ आया नहीं कि हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजे हैं, और उसने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, तो आपके एक्सपेंसेस इन्फ्लेट हो गए। या फिर क्या है कि कैश थेफ्ट का एक रीज़न हो सकता है काउंटर एंट्री का। तो क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से, अभी क्या है कि उसको एज ए कैश में एंट्री, आपका अगर फॉर एग्जांपल आपने कैश विड्रॉ किया तो आपका कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है, टू बैंक अकाउंट होना चाहिए, राइट। उसने क्या किया, उसने पैसे चुराने के लिए उसको एक्सपेंस टू बैंक दिखा दिया, तो उसने एज ए कैश रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो कैश में कभी आया ही नहीं और वो पैसे लेके फरार, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। हमारा ये क्या है कि देखने के लिए कि ट्रांजैक्शन सेम दिन रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मेन आपके ये 2 रीज़न होते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रांजैक्शन का टेस्टिंग कैसे करना है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लिस्टिंग लोगे बैंक से, क्लाइंट से, कि आप मेरे को कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन की लिस्टिंग दो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपकी कैश विड्रॉल वाली है या डिपॉजिट वाली है ट्रांजैक्शन जो भी है, ठीक है, आप उनको बैंक स्टेटमेंट से मैच करोगे कि जितने जहाँ जहाँ मेरे बैंक में कैश विड्रॉल या रिसीट आ रहा है वो मेरी कैश बुक से मैच कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, मैच करोगे कैश बुक के साथ। वैसे ही अगर आपकी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई है तो उनको भी आप दूसरी स्टेटमेंट से मैच करोगे कि हाँ एक्चुअल में ये हमने रिकॉर्ड अच्छे से किया है या नहीं किया। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक टेस्टिंग। ब्लॉक टेस्टिंग कैसे किया जाता है, ब्लॉक टेस्टिंग का सबसे पहले तो आप रीज़न समझो। To verify that there is no time lag between date on which transaction has occurred and date on which such transaction has been recorded. For example, मैंने आपको पेमेंट की मैंने आपको 1 जून को, और जो मैंने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, वो मैंने फॉर एग्जांपल उसको डेट डाल दिया उसमें रिकॉर्ड करते टाइम 5 जून, तो वो गलत है। मेरी जो रिकॉर्डिंग की डेट होनी चाहिए ना वो 1 जून की होनी चाहिए। मतलब रिकॉर्डिंग का डेट मैं ये लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो मैंने ट्रांजैक्शन का डेट वहाँ पे लिखा है, ये नहीं कि मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मैंने ट्रांजैक्शन का डेट अपनी बुक्स में डाला है तो वो 1 जून ही होना चाहिए, ठीक है, राइट। ट्रांजैक्शन तो आप बाद में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट जो आपका ट्रांजैक्शन डेट होना चाहिए वो आपकी बुक्स में 1 जून ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे आपको ना पहले एक लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, आपको 7 दिन के एक ब्लॉक बनाने पड़ेंगे पूरे साल में, जैसे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल, तो ये आपका एक ब्लॉक हो गया पूरा, ठीक है। तो आप पूरा ब्लॉक चेक करने वाले हो। तो अभी आपने पूरे ऐसे ब्लॉक बना लिए, जितने भी आपके ब्लॉक बने, ठीक है, उनमें से आपको रैंडम बेसिस पे एक सैंपल ले लेना है। टेक 1 ब्लॉक एज ए सैंपल ऑन रैंडम बेसिस। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला ब्लॉक पिक कर लिया रैंडम बेसिस पे जो आपका निकल के आया, ठीक है, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल। तो इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है ना इन दोनों डेट्स के ऊपर, आप सभी ट्रांजैक्शन को चेक करोगे कि मेरी बैंक स्टेटमेंट में किस दिन आ रही है और मेरी बुक्स में उसकी ट्रांजैक्शन डेट क्या आ रही है, ठीक है। टेस्ट द ट्रांजैक्शन इन बुक्स एंड बैंक, आइडेंटिफाई इफ देयर इज़ एनी गैप। अगर कोई गैप आता है तो वो बहुत गलत चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे पूरा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ऑडिट हो गया। आई गेस आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको एक बार दोबारा गो थ्रू करना है तो पूरा वीडियो दोबारा देख सकते हो, ठीक है। आई गेस कि इसके अलावा आपको कुछ और नहीं मिलने वाला। हाँ, जो छोटे मोटे चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे ये चेक्स वगैरह हो गए, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, आजकल वो इतना यूज़ में नहीं होता, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज अभी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।